वेलकम ऑन माय चैनल किडी प्रयास एकेडमी। मैं सपना मिश्रा अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और सीटेट पेपर 2 की तैयारी में हम लोग साइंस की एनसीईआरटी कर रहे थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कर रहे हैं। तो अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो भी वीडियोस आती हैं उनकी मिल जाए। और एनसीईआरटी पढ़ना आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी टीचर अगर आपको कहता है कि एनसीईआरटी के बिना भी आप पास कर लेंगे तो वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। वो रियल में एक्चुअली आपको पास करना है तो आप खुद से सेल्फ स्टडी करिए, चाहे जैसे करिए, आप खुद से पढ़िए, लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़िए और फिर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, फिर से एनसीईआरटी को एनसीईआरटी पढ़ना है, रटना नहीं है। सिर्फ आप एक बार जैसे रीडिंग होती है ना, नॉर्मल रीडिंग करेंगे तो भी आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि ये सारी चीज़ें मुझे आ गई हैं, लेकिन वो आ जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी कर ही रहे हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, खुद से भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जैसे भी करिए एनसीईआरटी ज़रूर कवर करिए। टाइम भी है, अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तना, अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है ये, पौधों को जानिए, जिसमें हम लोगों ने हर्ब, श्रब, ट्री यानी शाक, झाड़ी और वृक्ष के बारे में पढ़ लिए हैं। खरपतवार क्या होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ लिए हैं। अब हम तना, जड़ और पत्तियों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको देखेंगे, उनसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये भी जानेंगे। ठीक है, तो इन विभिन्न संरचनाओं भागों को देखें, अपने अवलोकन की तुलना देखें। जो लाइन स्किप करने लायक है उनको हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे और जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पढ़ेंगे। पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाक, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार है। तो आपके विचार में इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो कमजोर तने वाले जो पौधे होते हैं, जो सीधे की नहीं खड़े हो सकते हैं। ठीक है, जिनका तना भी कमज़ोर है और वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। ये भी हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था कि जो एक तो होते हैं कि कमज़ोर तना है, ज़मीन पे फैल जाते हैं, और एक वो होते हैं जो कि जिनको सहारे से ऊपर चढ़ाया जाता है। तो दो तरीके के होते हैं। तो जो भूमि पर फैल जाते हैं उनको क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से, जैसे ये देखिए यहाँ पे जो विसर्पी लता का एग्जाम्पल, ये कद्दू या कोहड़ा है, जिसे हम लोग सीताफल भी कहते हैं, ये फैल जाता है ज़मीन पे ही। इसके भी तना जो होते हैं बहुत सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं और ये ज़मीन पे ही लेट जाते हैं। दूसरी ओर जिनको सहारे से ऊपर की ओर ले जाता है वो क्या होते हैं? आरोही लता होते हैं। ठीक है, तो जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे को आरोही कहलाते हैं। ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। तो पौधों के प्रकार हम लोगों ने शाक, झाड़ी और पेड़ पढ़ा था, लेकिन उनके अलावा भी विसर्पी और आरोही भी होते हैं। ठीक है, तो संभवतः आपने आसपास इस तरीके के पौधों को देखा है और एग्जाम्पल्स कुछ सेट कर लीजिएगा माइंड में। जैसे कि अभी कोहड़े का मैंने, सीताफल बहुत जगह बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप मनी प्लांट ले लीजिए आरोही में, ठीक है, उसको चढ़ाया जाता है, उसका भी तना कमजोरी होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गए। तना, अब तने के बारे में हम लोग जानेंगे कि तने के बारे में और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो विशेषताओं को हम जल्दी ध्यान नहीं देते हैं और किन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें, उनके तनों पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा किए गए अवलोकन से करें। तने में पत्तियां, शाखाएं, कली व फल फूल होते हैं। तो तने का एक, अगर प्लांट के पार्ट को देखें तो दो पार्ट होते हैं। एक तो ज़मीन के अंदर का पार्ट जो जड़ होता है, ठीक है, और दूसरा ज़मीन के ऊपर का पार्ट जो हमको दिखाई देता है वो होता है तना। और तने पे ही बहुत सारी चीज़ें लगी होती है, कली, फल फूल, ये सब तो तने पे ही लगे होते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं सब चीज़ों की बात की गई है। और आगे क्या है, तना क्या कार्य करता है, तो देखते हैं। ये एक क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, जिसमें क्या दिखाया गया है? एक गिलास को 1/3 जल से भरें,
जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। ये देखिए चढ़ने के बारे में दिखाया गया कि कैसे ये जो गिलास में स्याही मिला हुआ जो जल है वो स्याही कैसे तने में ऊपर जाती है और तने के कलर को कैसे चेंज करती है। शाक के तने को गिलास में रखें। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। क्या इस शाक के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग जो था वो ऊपर चढ़ गया। अगर इसे तो क्यों चढ़ा भाई? क्योंकि तने में ये क्वालिटी होती है, गुण होता है, तने का ये गुण होता है। तो अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग कहाँ तक जाएगा? पत्तियों और शिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? तो इसके विषय में पत्ती के इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल जो है तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। पता चल गया कि जल जो था वो ऊपर चढ़ा, तभी तो जल में घुला हुआ रंग जो था वो भी ऊपर चढ़ा। अर्थात तना जो है वो जल का संवहन करता है। ठीक है। लाल स्याही की भांति जल में जो भी विलीन खनिज पदार्थ होते हैं वो जल के साथ ही तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग पत्तियों के बारे में देखेंगे। तो तने के बारे में तो समझिए जल संवहन का कार्य करता है। अब पत्तियां अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाएं। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे होते हैं? तो तने में किस प्रकार जुड़ी होती हैं और जुड़े होने के आधार पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे तना में पर्णवृंत क्या होता है, पटल क्या होती है, ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती है। ठीक है। तो ये तना है आपका और ये पत्ती है। तो देखिए फिर से, ये पत्ती है आपकी और ये तना है। तो इस पत्ती को तने से जोड़ने के लिए ये जो डंठल है बीच में वो क्या है? आपकी पर्णवृंत है। ठीक है, पर्णवृंत है। पर्णवृंत समझ में आ गया। अब ये जो पत्ती का ये चौड़ा फलक है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या कहलाता है? हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। फलक भी समझ गए। क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? एक क्वेश्चन आ गया कि तना और पत्ती के बीच में जो ये पर्णवृंत है क्या ये सभी में होता है? तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। पत्ती में तो जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी ना ये सारी चीज़ें हमें पता चलती जाएंगी। जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके आंसर भी मिलते जाएंगे हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे। इसीलिए एनसीईआरटी ज़रूरी होती है। लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी में है क्या? भाई आपके देखिए कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन जब बनते हैं तो पेपर में बड़ी परेशानी होती है कि ये कहाँ से आ गया और ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो ऊपर से पढ़ने से नहीं होगा, पूरा डिटेल में इनको पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर एक ही बार में निकालना है तो 2-3 बार में निकालना है तो आप आराम से जैसे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ये छोड़ देते हैं, आगे का देखते हैं। कुछ खास होगा तो उसको देखेंगे। अब देखिए शिराओं की बात की गई है कि शिरा किसे कहते हैं? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। यानी जो पत्ती होती है, जैसे ये लीफ है तो लीफ में ये हो गया, एक बीच से शिरा जाती है, ठीक है, और एक साइड से ऐसे जाती है, देखा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे ये जो रेखाएं हैं, रेखित संरचनाएं हैं, इनको ही क्या कहते हैं? हम शिरा कहते हैं। ठीक है। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है। तो हमें ये जो मोटी शिरा बीच से जाती हुई दिखाई देती है इसी को हम क्या कहते हैं? मध्य शिरा कहते हैं। ठीक है। और ये जो साइड, ये तो शिराएं हैं, इन शिराओं में जो बीच वाली है इसको क्या कहते हैं? मध्य शिरा कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब तो क्या होता है ना कि दो तरह का, एक मान लीजिए इन पत्तियों पे एक जाल सा बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जो शिराएं जो होती हैं वो एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं तो उसको जालिका रूपी शिराविन्यास कहते हैं। और कुछ शिराविन्यास जो होते हैं समांतर ऐसे 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 होते हैं तो उनको हम समांतर शिराविन्यास कहते हैं। तो यहाँ पे पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को क्या कहते हैं? शिराविन्यास कहते हैं। तो शिराएं क्या कर रही हैं? डिज़ाइन बना रही हैं, उनको शिराविन्यास, यानी किस क्रम में वो अरेंज्ड हैं, यही बात की गई है।
तो उसको शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिज़ाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है, ठीक है, अगर मध्य शिरा के दोनों ओर जाल की तरह होगा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या होगा, जालिका रूपी। ठीक। और दूसरी तरह क्या आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में शिराएं एक दूसरे के समांतर होती है। जो घास की पत्तियां होती हैं उनमें ऐसे जाल नहीं बना होता, उसमें जो शिराएं होती हैं समांतर होती हैं, तो ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। तो एग्जाम्पल में मिल गया घास। अब यही पूछ देगा कि घास में किस तरीके का शिरा विन्यास पाया जाता है, हो गया, क्वेश्चन बन गया। तो घास में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, तो विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिरा विन्यास का आप अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि आप जान गए हैं कि शिरा विन्यास होता क्या है, किस तरीके का दिखता है। तो और आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं, पत्तियों के बारे में है। और पत्तियों के बारे में और क्या दिया हुआ है, ये तो हो गया। ये देखिए एग्जाम्पल में आपके दिए हुए हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास। तो ये जालिका रूपी है और ये आपका क्या है, समांतर शिरा विन्यास है। ठीक है, अब क्या है, ये एक एक्टिविटी दी हुई है, ये वाष्पोत्सर्जन का एक्टिविटी है, जिसमें हम लोग को समझना है आप लोगों को कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। अगर इसको एक बार रीडिंग कर लीजिए ताकि पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से, क्योंकि हमेशा बार बार नहीं पढ़ना है आपको। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर सेट लगाने हैं, जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना कीजिए, तो ही आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए, और ये जब हो जाएगा ना तो बीच में हम पेडागोजी इसकी स्टार्ट कर देंगे हर सब्जेक्ट की। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, बोर्ड पे स्टार्ट करेंगे पेडागोजी, क्योंकि वो थोड़ा सा उसके लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। वो किसी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, वो एक प्रैक्टिकल लाइफ है आपकी, जो आप टीचिंग के समय करते हैं उससे समझने से रिलेटेड है। तो उसके लिए इस तरह के अलग से क्लासेस होंगी। तो इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे ये जो पत्ती वाला भाग है इसको पन्नी से ढक दिया गया है। अब क्या किया गया है देखते हैं। अब किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को पॉलीथीन से ऐसे ढक के दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं, क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? ये बूंदें कहाँ से आई? तो क्वेश्चन तो यही है कि ये बूंदें आई तो आई कहाँ से? ठीक है, तो जल की यह बूंदें पत्ती के जल वाष्प के रूप में निकली हैं। जो ये पत्ती थी, जब इस पे धूप पड़ी है और ये गर्म होके जल किस में बदल गया है, वाष्प में बदल गया है, और ये ऊपर गया है, लेकिन ऊपर जो कि आपकी पन्नी बनी थी तो उसी पे टिक गया है, तो वो वही जल दिखाई दे रहा है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है और संघनन क्या होता है। तो देखिए, आप जल का वाष्प के रूप में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। और यही जब जल वाष्प जो है वो ठंडा हो जाता है तो फिर से क्या बन जाता है, जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जल वाष्प में बदलता है और फिर वाष्प पुनः ठंडा होकर फिर से क्या बन जाता है, जल, जो कि इनकी इस पॉलीथीन पर हमको ड्रॉप्स के रूप में, बूंदों के रूप में दिख रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। परखनली में एक पत्ती रखिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालिए, जिसमें पत्ती पूर्णतः डूबी रहे। ठीक है, स्प्रिट में पत्ती को क्या करना है, डुबो देना है। अब इस परखनली में पत्ती रखनी है और उसमें स्प्रिट डालना है, जिसमें वो पत्ती क्या है, डूबी रहेगी। अब इस परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। फिर उस बीकर को उस समय तक गर्म करते रहिए
जब तक पत्ती से जो हरा रंग है वो पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परखनली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। क्या देखते हैं कि अपने प्रेक्षण की तुलना में अधिक खाद्य पदार्थों के विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से कीजिए। मतलब हम लोगों ने जो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, फैट टेस्ट, ये सारे टेस्ट किए थे, उसी की बात की गई है। तो हमने अध्याय 1 में देखा था कि कच्चे आलू में भी क्या होता है, मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। यहाँ पे हमको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में पढ़ना है। पत्तियां जो होती हैं हरे रंग के प्रकाश पदार्थ की उपस्थिति में, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में पत्तियां जो हैं वो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ठीक है। और इस प्रक्रम में कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है, जिसका उपयोग जो हम लोग हैं वो करते हैं। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया पौधों के भोजन कैसे बनता है, जिस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो ये बात हो गई। अब तो तने का कार्य, पत्ती का कार्य हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि जड़ क्या काम करता है। तो जड़ का काम भी ऐसे तो आप लोगों को पता है, सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई हैं, हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट जाएं जो हमें ना आता हो। एक लाइन में, किसी लाइन में वो वैसी बात लिखी हो, इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। जब हम पढ़ ही रहे हैं तो पूरा पढ़ेंगे ना। एनसीईआरटी करना क्या है, पूरा पढ़ लीजिए, आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत तेज़ी में रहेंगे, स्किप करने से चीज़ें जो हैं वो आपकी बहुत जल्दी तैयार नहीं हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट जितना बेटर होगा, ये आपको सीटेट के बाद भी परीक्षाएं देनी है, और सीटेट ही नहीं निकलेगा आपका अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो। चित्र 4.13 को ध्यान से देखिए। अब ये 13 क्या है, ये है, ये तो जल दिया जा रहा है पौधों को, ये तो हमने क्या है। तो बली और बुझो में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों। तो यहाँ पे पहली और बोझो दोनों क्या कर रहे हैं, पौधों को जल दे रहे हैं। कौन ठीक से जल दे रहा है और क्यों, ये देखते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे डाल रहे हैं और ये ऊपर से डाल रही है, ठीक है, ताकि अंदर से जाए, और ये सिर्फ पत्तियों पे, बाहर की पत्तियों पे पड़ रहा है। तो ये अंतर है, और ये देखते हैं कि ये इनमें से कौन सही तरीका अपना रहा है। पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है। आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में। तो हम जानते हैं कि मिट्टी के अंदर का जो भाग होता है वो होता है जड़, और जड़ के बारे में ही हमें भी पढ़ना है। तो बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। तो ऐसा पौधा उखाड़िए जिनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। खरपतवार के एक इसमें से प्लांट है जड़ सहित खरपतवार, और दूसरे में जड़ नहीं है। ये बातों का ध्यान रखा गया है। तो पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, दूसरे पौधों की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इसे नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इसका परीक्षण करना है, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं, जिसमें जड़ था और जिसमें जड़ नहीं था। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। ठीक है। तो जड़ के महत्वपूर्ण कार्य के विषय में हम जान पाएंगे इस क्रिया से। जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए एक और क्रियाकलाप करें। चलो भाई, कर लेते हैं और देखिए जल का क्या क्या काम है।
2 कटोरियाँ ली गई हैं। अब ये आप लोगों ने किया भी होगा। 2 कटोरियाँ लीजिए, इसमें भीगी हुई रुई, ये इससे क्वेश्चंस बहुत पूछा गया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, कई बार आए हैं सीटेट में। तो ये 2 कटोरियाँ ली गई हैं, इसमें भीगी हुई रुई रखिए और 1 कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरे में मक्का के दाने रखिए। ठीक है, तो भीगी हुई रुई रखी गई है कटोरियों में, एक में चने के बीज, दूसरे में मक्के के दाने रखे गए हैं। जल डालकर रुई को हमेशा नमी प्रदान करनी है जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाता। अब 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। तो आप जानते हैं कि जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को, जड़ें का क्या है, मिट्टी को बांध के रखना, ये काम करती हैं। तो अगर मान लीजिए कि रुई में अगर जड़ें फैल गई तो उससे निकालने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो उसमें फैल जाएंगी रुई में और जकड़ लेंगी। तो क्या नवोद्भिद पौधा सरलता से रुई से बाहर खिंच जाएगा? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से, तो अगर आप जड़ों को समझेंगे ना, तो जड़ों को जो है, अगर मान लीजिए कोई जड़ वाला पौधा है और उसको मिट्टी खोद कर खींच कर निकालिए तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना आसान हो जाता है। 1 सेकेंड रुक जाइए। तो पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल सकते, उन्हें मिट्टी खोदकर आसानी से निकाल सकते हैं। तो जड़ें क्या करती हैं, पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रहती हैं, यानी पकड़ बनाए रहती हैं। उसके आगे क्या चीज़ें हैं, देखिए जड़ें जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। उनके प्रकारों के बारे में अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो है जड़ें 2 प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ होती है, एक रेशेदार जड़ होती है। तो मूसला जड़ और रेशेदार में अंतर क्या है, आप ऐसे ही समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये जड़ है, ठीक है, तो यहाँ से एक मेन जड़ निकली हुई है और उससे साइड से कई ब्रांचेस निकली हुई हैं। एक मेन जड़ और उससे कई से साइड ब्रांचेस। तो ये किस टाइप की जड़ है, मूसला जड़। झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ जो होती है वो एक सेम पॉइंट से सारी जड़ें निकल रही हैं, यहाँ से सारी जड़ें एक साथ निकल रही हैं। तो ये क्या है, रेशेदार जड़ यानी झकड़ा जड़। इसको झकड़ा जड़ भी बोलते हैं और रेशेदार जड़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिन पौधों की जड़ें एक ही तरह होती है, यानी एक मेन जड़ होती है, मुख्य जड़ होती है और उससे साइड से जड़ें निकलनी होती हैं, उनको मूसला जड़ कहते हैं। इनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ें कहते हैं। तो ये जड़ जो हो गई मेन मूसला जड़ और इसके साइड से जो निकली हैं वो क्या हो गई, पार्श्व जड़। जिन पौधों की जड़ें, इसी तरीके से जो रेशे आगे की जड़ें हैं, ये वाली बी वाली जो जड़ें हैं, इसमें क्या होता है कि जिन पौधों की जड़ें बी के समान है उसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। जैसे इसमें मुख्य जड़ थी ना, मुख्य जड़ इसमें नहीं होगी। इसमें क्या होगी, सभी जड़ें जो होती हैं एक समान होती हैं। इसमें सभी जड़ें क्या हैं, एक ही जगह से निकली हैं और एक समान है। कोई मुख्य जड़ जैसी नाम की जड़ नहीं होती है, सब एक समान होती हैं। इन्हें कहते हैं झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़। तो जड़ें 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। अब किन पौधों में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, ये कुछ एग्जाम्पल पता होने चाहिए। तो देखिए जड़ों के बारे में हमको उनका शिरा विन्यास कैसा होता है, ठीक है, पत्तियों का शिरा विन्यास कैसा होता है, जड़ के प्रकार, जड़ के कौन से प्रकार है, मूसला जड़ है, झकड़ा जड़ है, जड़ के प्रकार और पत्तियों में शिरा विन्यास शिरा विन्यास किस टाइप का है, और इस तरीके से हमको हर पौधे के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से क्या करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, यानी कार्य दिए गए हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा। जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। जो तना होता है वो जल खनिज को पत्ती और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां क्या करती हैं, भोजन को संश्लेषण करती हैं और यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में क्या हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। तो इस प्रकार की जड़ें, यानी ये सारे क्या हैं, ये जड़ें हैं। ठीक है, हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित होता है। तो अब इनमें से अगर कोई एग्जाम्पल दे दे और हमसे पूछ दे कि इनमें से तना कौन सा है या
इसमें से एक दे दे और पूछ दे इनमें से जड़ कौन सा है, तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि ये सारे जड़ें हैं। ठीक है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? यहाँ पे हम लोग पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। तने के बारे में जितनी डिटेल इस क्लास में थी वो हो गई, और पुष्प के बारे में पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं आपके चैप्टर में। तो अभी कितना टाइम हो गया, तो ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पुष्प के बारे में पढ़ेंगे।